हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना शुरुआत में कैसे होता है। आपको सांस लेने में परेशानी और सीने में तेज़ दर्द होगा और आपके चखने और सूंघने की इंद्रियां काम नहीं करेंगी और आपकी सांसें ऐसे चल रही होंगी जैसे आप 3 मंजिले इमारत सीढ़ियाँ चढ़ के आए हों। ये लक्षण बताते हैं कि आपको अपने हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग में जाने की ज़रूरत है। आपका इलाज कैसे होगा, आपको कब वेंटिलेटर पर रखा जाएगा, कैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद भी कोरोना के एक भयानक केस के शिकार हो सकते हैं। अगर आप कोरोना के लक्षण की वजह से अस्पताल में भर्ती हो जाए, जल्दी करने से पहले अपने डॉक्टर को कॉल करें या अस्पताल जाके अपने लक्षण बयान करें। आपको ऐसा इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल के आपातकालीन में ज़्यादा बेड की सुविधा ना हो और आपको दूसरे अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है कि आपके लक्षण इतने गंभीर ना समझे जाए कि उसके लिए अस्पताल की ज़रूरत हो। तो बेहतर यही होगा कि आप एक बार फ़ोन पे बात कर ले अपने डॉक्टर से। लेकिन एक बार भर्ती होने पर नर्स आपके कोरोना की जांच करेगी। ज़्यादातर मरीजों के खून के नमूने लेने के बाद उनकी कई जांच की जाएगी। इसके बाद डॉक्टर आपके फेफड़ों की आवाज़ सुनेंगे और फिंगर मॉनिटर के जरिए ये देखेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कितना है। यह क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको कोविड-19 की गंभीर समस्या हो चुकी है, तो शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगी है, क्योंकि इससे आप अहम अंगों को जानलेवा खतरे हो सकते हैं। इसलिए आपको 2 पतली नलिका के जरिए ऑक्सीजन दी जाएगी। ये नलिका सीधी या मास्क जरिए आपकी नाक तक जाती है। इसके बाद आपके सीने का एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाएगा ताकि डॉक्टर को यह जानकारी मिल जाए कि आपके किन हिस्से में जलन की समस्या है। फेफड़ों में एक सीटी स्कैन एक ऐसी जांच है जिसमें कंप्यूटर और एक्सरे के जरिए बगैर किसी दर्द के आपके शरीर की क्रॉस सेक्शनल छवि मिलती है। सीटी स्कैन एक बड़ी चौकर या गोल एक्सरे मशीन होती है जिसके बीचों बीच एक गोला का टनल होता है। यहाँ से डॉक्टर आपके सीने को देख पाते हैं। आपको सीटी स्कैन के दौरान आपको एक टेबल पे लिटाया जाता है। ये टेबल धीरे धीरे टनल से गुजरती है। कैंट्री नाम की एक बड़ी रिंग आपके आसपास घूमती है। इसमें एक ऐसी ट्यूब होती है जिससे एक्सरे किरण निकलती है, डिटेक्टर जिससे शरीर का रेडिएशन का पता लगाया जाता है। कैंट्री के घूमने से ये किरणें अलग अलग एंगल से आपके शरीर की तस्वीर लेती है। फिर यह सारी सूचना कंप्यूटर तक जाती है जहां आपके फेफड़ों के 3D मॉडल की तस्वीर तैयार होती है। इसमें डॉक्टर आपकी कोरोना की गंभीरता तय कर पाते हैं। जो आपके डॉक्टर के पास आपके कोरोना संक्रमण से जुड़ी सारी जानकारी आ जाती है। तब आगे का इलाज किस तरह से किया जाता है। कुछ मरीजों को एंटीबायोटिक दिया जाता है। यह दवा सीधे कोरोना से नहीं लड़ती, लेकिन इस समय कारगर हो सकती है कि आपके फेफड़ों में कोई दूसरा वायरस संक्रमण ना हो। लेकिन अभी खासतौर पर कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी आपके शरीर से रोगों से लड़ने वाले सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी पावर सिस्टम पर होती है। ऐसे में आशा है कि आपका शरीर वायरस से लड़ की ऑक्सीजन थेरेपी और देखभाल आपके लिए कारगर साबित हो। अगर इस सब कुछ सही दिशा में जाता है तो आपको रोगों से लड़ने वाले सिस्टम धीरे धीरे वायरस मार सके जितने एंटीबायोटिक पैदा कर लेगा। क्या हो अगर आपकी स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगे? ऐसे में हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार हो, तेज़ दर्द हो, उल्टी आने जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। अगर खून में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा धीरे धीरे गिरने लगे तब डॉक्टर आपके इलाज में तेज़ी लाते हुए आपको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन पर रखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक मशीन आपके शरीर तापमान अनुसार साफ हवा को आपकी नाक में धकेल रही होगी, जिसमें आपको 100% तक कंसंट्रेशन में हर मिनट में 60 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर एक चिंता यह है कि ऐसा करने से वायरस हवा में खुले में जा सकता है, आसपास मौजूदा मरीजों, कर्मचारियों और दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस खतरे से बचने के लिए कुछ अस्पतालों में नेगेटिव दवा वाले कमरे होते हैं, अलग थलग बनाए हुए होते हैं। ऐसे कमरे होते हैं जो एक खास वेंटिलेशन सिस्टम से लैस होते हैं। यहाँ की हवा उल्टे हवा के दबाव के सिस्टम के चलते बाहर नहीं जाती। इस हवा को यहाँ के एक फिल्टर सिस्टम द्वारा बाहर किया जाता है। अफसोस इस बात का है कि हर अस्पताल में ऐसे कमरे नहीं होते। अगर हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सिस्टम काम नहीं करता तो डॉक्टर की जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखेंगे।
आपको आईवी के जरिए दवाई दी जाएगी। मैकेनिकल वेंटिलेटर का पहला चरण। आपके सोने के बाद आपके डॉक्टर लेरिंगोस्कोप नाम का एक उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। यह उपकरण एंट्रोट्रिकल ट्यूब को उसकी सही जगह पहुंचाता है। डॉक्टर आपके सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे और लेरिंगोस्कोप को आपके मुंह के जरिए आपके गले तक ले जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि ये आपके दांतों के संपर्क में नहीं आए। आपके डॉक्टर इसके बाद धीरे धीरे एपिग्लोटिक्स को उठाएंगे। यह आपके लेरिंक्स की रक्षा करने वाला एक हिस्सा होता है। एक बार यह ट्यूब अपनी जगह पहुंच जाए, डॉक्टर एक छोटा गुब्बारा जैसा आकार ट्यूब के इर्द गिर्द बनाते हैं ताकि यह जगह से नहीं हिले। इसके बाद वो लेरिंगोस्कोप को हटाएंगे और ट्यूब को आपके मुंह के कोने में चिपका देंगे। आपके डॉक्टर ये ध्यान रखेंगे कि ट्यूब ठीक तरीके से आपकी सांस की नली के निचले हिस्से में लगी हुई हो। ये करने के लिए आपके फेफड़ों को एक खास बैग की मदद से फुलाया जाएगा और फेफड़ों के दोनों तरफ से आने वाली सांस की आवाज़ को सुना जाएगा। अगर ट्यूब बहुत नीचे है तो आपके फेफड़ों में एक समान हवा नहीं जाएगी। कुछ मामलों में ट्यूब सुनिश्चित जगह करने के लिए इंट्यूबेशन के तुरंत बाद एक्सरा लिया जाता है। एक बार एट्रोट्रेकियल ट्यूब अपनी जगह सही लग जाए, फिर आपके डॉक्टर से मैकेनिकल वेंटिलेटर से जोड़ देंगे, जहां एक खासतौर से डिजाइन किया गया एक पंप होता है। इस पंप के जरिए आप ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा वाली हवा अपने फेफड़ों में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर नज़र रखी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वेंटिलेटर ठीक तरह से काम कर रहा है और आप सो रहे हैं और एक मशीन आपकी सांसों का ख्याल रख रही है। इस पड़ाव पर आपके बचने की कितनी संभावना है? बदकिस्मत ये यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनल डेवलपमेंट्स के डॉक्टर का मानना है कि वेंटिलेटर पर पहुंचे कुल कोरोना मरीजों में से केवल 1/3 जिंदा बच पाते हैं। वेंटिलेटर को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल भी एक मरीज के लिए घातक सिद्ध होता है। अगर आप इन हालतों में बचे रह जाते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता और भी लंबा होने वाला है। इस बीमारी के फैलने के शुरुआती दिनों में अस्पतालों ने शुरुआती इलाज के दौरान ही मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा था। इसके पीछे की वजह यह भी थी, ऐसे इलाज से वायरस को हवा में फैलने से रोका जा सकता है। अब जब शोध के लिए कोरोना के कई मामले हमारे सामने आए, स्वास्थ्य जानकारों की कोशिश है कि वे अलग अलग तरह की सांस संबंधी दिक्कतों के लिए दिशा निर्देश जारी कर पाए और यह बता पाए कि किन मामलों में वेंटिलेटर इस्तेमाल किया जाए और किस में नहीं। इनमें से कुछ निर्देश ऐसे भी शामिल हैं, जैसे मरीज को पेट के बल लिटाया जाए। इससे प्रोन पोजीशन कहा जाता है। माना जा रहा है कि इससे फेफड़ों तक पहुंचने वाले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद क्या वजह है कि यह वायरस कुछ लोगों में एक छोटी सी बीमारी बनता है, लेकिन कुछ लोगों के स्वस्थ होने के बावजूद यह उनकी मौत की वजह बन जाता है। ऐसे मामलों के लिए कहा जाता है कि बड़ा नुकसान रोगों से लड़ने वाले सिस्टम के कमज़ोर होने से होता है, ना कि खुद वायरस से। सीधे शब्दों में, जब आपके शरीर के किसी सेल को बाहरी खतरा या वायरस का अंदेशा होता है तो सबसे पहले वह खुद को ख़त्म कर लेता है। ऐसा इसलिए ताकि वो संक्रमण को बाकी सेलों तक पहुंचने से रोक सके और आपकी रक्षा कर सके। आपको इम्यून सिस्टम के सेल यानी मैक्रोफेजिस यानी सिंगल देने वाले छोटा प्रोटीन छोड़ते हैं, जिसे साइटोकाइन कहा जाता है। इनमें से कई प्रोटीन सेल के मरने के पीछे वजह होती है। जब कई सेलों में एक साथ ऐसा हो रहा होता है तो इससे टिश्यू को काफ़ी नुकसान होता है। स्वास्थ्य जानकार इस प्रक्रिया को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। कोविड-19 होने पर फेफड़ों के टिश्यू का नुकसान होता है। इससे फेफड़ों की छोटी थैलियों की दीवारों से तरल पदार्थ छोड़ने लगती है, जिससे निमोनिया होता है और खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपके ज़्यादा सेल साइटोकाइन के बेरोग स्तर के चलते दम तोड़ने लगती है। यह आपके फेफड़ों को तब तक नुकसान करता है जब तक ऐसे स्थिति में ना पहुंच जाए जहां से सुधारना मुश्किल हो। साइटोकाइन स्टॉर्म कोरोना के गंभीर मामलों में के मरीजों में यह काम बहुत हो चुके हैं और कई मामलों के लोगों की मौत पीछे की वजह भी यही है। आपने साइटोकाइन स्टॉर्म होगा या नहीं, यह काफ़ी हद तक आपकी जीन्स पर निर्भर करता है। H1N1 फ्लू वायरस के मरीजों में यह पाया गया कि जिन में ये साइटोकाइन स्टॉर्म आया है काफ़ी हद तक जेनेटिक कारणों से था।
अब ये काफ़ी हद तक संभव है कि बढ़ती उम्र के साथ ये जेनेटिक ह्यूमन विकार आप में भी विकसित हो जाए, लेकिन ऐसी संभावना है कि आपके जीन्स पहले से कुछ ऐसा हो जिससे आप कोरोना वायरस के संक्रमित होकर तुरंत साइटोकाइन स्टॉर्म की समस्या से घिर जाए। यहाँ यह समझ जरूरी है कि साइटोकाइन स्टॉर्म की पूरी तस्वीर अभी हमारे सामने नहीं है और स्वास्थ्य समुदाय को इस बीमारी के सारे पड़ाव को समझने में अभी लंबा वक्त लगेगा। कई जानकारियों को दूसरे संस्थानों के जरिए पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरी बीमारियों में काम आने वाले ऐसे तरीकों का शोध चालू है जो साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सके, कोरोना वायरस से लड़ सके और साथ ही नए तरीकों की खोज की दिशा भी लगातार काम किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में ऐसी सैकड़ों दवाइयों पर खोज जारी है जो कोरोना वायरस से लड़ाई में काम आ सकती हैं। अगर आप इतने खुदकिस्मत हो कि इसके बावजूद भी आप बचे रहे, तो अब आपको वेंटिलेटर से छुट्टी मिल सकती है। आपको शायद बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, लेकिन अब आपको जनरल वार्ड में रखा जाएगा। आप इस जगह तब तक रहेंगे जब तक आपके शरीर की ऑक्सीजन सुरक्षित लेवल तक नहीं आ जाती। इसके बाद आपको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, आप घर जा सकते हैं और आप परिवार और दोस्तों के बीच वापसी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल जाने पर आप ये समझ चुके होंगे क्यों हमें सावधानी बरतनी है। कोरोना वायरस न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर भारी पड़ रहा है। अगर ऐसे में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना।